नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 12 फरवरी और 12 फरवरी को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में जीके से जो है 20 प्रश्न पूछे गए थे। 20 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सही प्रश्नों को जो है देखने का प्रयास करेंगे और उनसे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाइए और जो है उसका लाभ उठाइए। ठीक है, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, वो पूछा गया कि उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो आपका किस घराने से है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन की जब हम लोग बात करते हैं तो इनका जो संबंध है वो आपका पंजाब घराना से है। तो इसका राइट आंसर आपका पंजाब घराना होगा। इसके साथ ही उस्ताद जाकिर हुसैन के पिताजी जो हैं उस्ताद अल्लाह रखा खां, उनका भी संबंध जो है आपका पंजाब घराना से ही था। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और उस्ताद अल्लाह रखा खां और उस्ताद जाकिर हुसैन दोनों का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है, तो दोनों का संबंध जो है आपका तबला वाद्य यंत्र से ही होगा। ठीक है, इसके अलावा उस्ताद अल्लाह रखा की जब हम लोग बात करते हैं तो 1977 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड, 1982 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही में 29 अप्रैल 2014 को उनके 95वें जन्मदिन के अवसर पर गूगल डूडल भी चित्रित किया गया था। और उस जाकिर हुसैन उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जाकिर हुसैन जी के बारे में। तो जाकिर हुसैन जी को जो है कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण जो है 2002 में, पद्म विभूषण जो है 2023 में, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1990 में और संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप पुरस्कार 2018 में, यूएसए नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स से नेशनल हेरिटेज फेलोशिप का अवार्ड जो है आपका सन 1999 में दिया गया है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हुए चलें कि जैसा कि आप लोग को भी बहुत बेखूब शानदार तरीके से मालूम होगा कि आपका जो ये वीक है आपका वैलेंटाइन डे का चल रहा है। तो इस वैलेंटाइन डे के शुभ अवसर पर जो है टेक्स्ट बुक ने आपका एक सेल लाया है, लव टू लर्न सेल के नाम से। ये सेल दोस्तों आज रात के 12 बजे से जो है लाइव होने वाला है, या कहें तो 13 तारीख से लाइव होगा। और 13 और 14 2 दिन ही ये सेल आपका लाइव रहेगा, इस बात का भी आपको याद रखना है। तो इस सेल के दौरान जो है टेक्स्ट बुक ने सोचा कि प्यारों की सप्ताह में जो है आपका जो पास प्रो का ईयरली का टेक्स्ट बुक का पास प्रो का जो प्राइस है वो कम किया जाए। तो कम किया ही जाएगा। साथ में एक और अपडेट है, अगर आज रात 12 से 1 बजे के बीच में अगर आप लोग पास को परचेस करते हैं और हमारा कूपन कोड जो है APG यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट जो 1000 यूजर्स होंगे उनको जो है 20% का जो है डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि पहले 10% का मिलता था। तो 12 से 1 में 20% का मिलेगा। तो जो भी लोग बाय करना चाहते हैं कोशिश कीजिएगा कि आज रात 12 से 1 बजे के बीच में जो है आप इस पास को परचेस कर लीजिए। क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका SSC कंडक्ट कराता हो, चाहे आपका वो एग्ज़ाम बैंकिंग कंडक्ट कराता हो, या डिफेंस का एग्ज़ाम हो, या आपका जो है रेलवे का एग्ज़ाम हो, या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उन सारे एग्ज़ामों का लगभग 800 प्लस एग्ज़ामों का जो है 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ जो है 17,000 प्लस जो PYQ है जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। जैसे ही 12 से 1 बजेगा इस ऑफर का लाभ उठा लीजिएगा, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि लाडो लाली जो है वो लोक कला किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो लाडो लाली की जब हम लोग बात करते हैं तो लाडो लाली जो है वो लोक कला जो है संथाली जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका संथाली जनजाति आपका इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा लाडो लाली लोक कला विशेष रूप से संथाली जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये कला मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाती है। लाडो लाली एक प्रकार की पारंपरिक कला है जिसमें ताम्र, धातु, लकड़ी और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से सजावट और मूर्तियां बनाई जाती है। इसे आमतौर पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उपयोग जो है आपका किया जाता है। तो लाडो लाली डांस कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? सदी वाला लड़की को पीठ पर बिठाकर, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष हैं। तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आर ई ग्रांट गोमेन इसका राइट आंसर होगा। आर ई ग्रांट गोमेन की बात करते हैं तो वह एक व्यवसायी उस समय के एक प्रमुख व्यापारिक घराने गोमन ब्रदर्स लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक थे। वह एक उत्सुक क्रिकेटर भी थे। बॉम्बे जिमखाना क्रिकेट क्लब के लिए खेलते थे। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। 1928 में जब बीसीसीआई का स्थापना हुआ तो उस समय उन्हें अध्यक्ष चुना गया था और 1933 तक जो है इस पद पर रहे थे। आपको बताना है कि बीसीसीआई के जो है वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक के अधिकांश जो शिलालेख है वो आपका किस भाषा में लिखा गया है। तो अशोक की अधिकांश शिलालेख की बात करते हैं तो भाषा प्राकृत में लिखा गया है, लेकिन आपसे लिपि भी पूछा गया था तो लिपि आपका ब्राह्मी हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृत और ब्राह्मी अब इसका राइट आंसर होगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख जो है शामिल थे। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली लिपि आपका ब्राह्मी थी और आधुनिक पाकिस्तान में पाए गए शिलालेखों में खरोष्टी का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। अफगानिस्तान में पाए गए शिलालेखों में ग्रीक और आरामाइक का भी उपयोग किया गया था। उदाहरण के लिए कंधार में पाया गया द्विभाषी ग्रीक आरामी शिलालेख। ठीक है, और इन शिलालेखों को ब्रिटिश पुरातत्वविद और इतिहासकार जेम्स प्रिस्टप ने जो है पढ़ा था, इस बात को भी याद रखिएगा। और अशोक जो है मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। मौर्य समाज का जो है ये आपके तीसरा शासक थे, इस बात का भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस लिए सम्मानित किया था। आपके ऑप्शन में आईआईटी डेवलपमेंट, कोविड-19, कृषि विकास था। तो इसका जो राइट आंसर होगा कोविड-19 आपका राइट आंसर होगा। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री मोदी को जो है अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया था। किस लिए किया था, तो कोरोना महामारी के दौरान कैरिबियाई राष्ट्र में उनके योगदान और भारत में डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के समर्पण के लिए अपना शीर्ष पुरस्कार जो है वो आपका दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस पड़ोसी देश में जो है बाल मृत्यु दर ज़्यादा है। शायद आपसे कम पूछा गया था, तो कम का जो डेटा है वो हमें तो प्राप्त नहीं हुआ है। तो ज़्यादा जो बाल मृत्यु दर है वो आपका पाकिस्तान का था। पाकिस्तान भी आपका ऑप्शन में था। ठीक है, तो कम अगर पूछा भी गया होगा तो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान दिया गया था। ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो होगा नहीं, होगा भी तो नेपाल और बांग्लादेश में ही कोई होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जब हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर आपका अजीत डोभाल था। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएसए का वरिष्ठ अधिकारी होता है। एनएसए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर भारत के प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। वर्तमान में अजीत डोभाल एनएसए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर आता है और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अजीत डोभाल से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर 4 व्यक्ति नियुक्त किए जा चुके हैं। पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ब्रजेश मिश्रा थे, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी थे जिन्हें नवंबर 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नियुक्त किया था, जो मई 2004 तक इस पद पर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका 101 होगा। जीएसटी को 2016 में 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विसेज टैक्स होता है। पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री, खपत पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। 4 बुनियादी संरचना है, 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी बिल को जो है राज्यसभा के द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया, लोकसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया और राष्ट्रपति जो हस्ताक्षर किए थे 8 सितंबर 2016 को किए थे। 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी भारत में लागू हुआ था। लेख जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद 279A है और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष आपके केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष आपके अरुण जेटली हैं। जीएसटी की अवधारणा को पहली बार 2005 में पीवी चिदम्बरम के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। भारत ने दोहरी जीएसटी के कनाडाई मॉडल को चुना है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश आपका फ्रांस है, जो कि 1954 में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाईकोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, तो ये आपके 5 प्रकार के रिट जो है जारी करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन था। ठीक है, वो 5 प्रकार के रिट है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकारापेक्षा। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। ये शक्ति संविधान के भाग 3 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन
और संरक्षण के लिए दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के तहत जो है आपका सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करता है, यही 5 प्रकार का रिट, लेकिन 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत जो है हाई कोर्ट। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि रोजगार और कृषि पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमें ये मिला है। एक क्वेश्चन जो मिला है वो मिला है कि आत्मनिर्भर और तेज विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, तो देखिए आत्मनिर्भर और तेज विकास होगा तो उसका राइट आंसर आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना होगा। ठीक है, जो कि 2007 से 2012 तक चला था, का उद्देश्य ही था आत्मनिर्भर बनाना और तेजी गति से विकास करना। लेकिन रोजगार और कृषि पर जोर देने की बात करेंगे तो ये जो है आपके 5वीं और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1974 से 1978 तक चला था। इस योजना में रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया था। इस योजना में कृषि उत्पादन रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान दिया गया था और इस योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, जो कि कल का क्वेश्चन है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इस योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया था। इस योजना के दौरान 1962 में भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। इसके बाद रक्षा उद्योग, भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित था, तो इसका राइट आंसर द्वितीय पंचवर्षीय योजना होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस जो है भारी उद्योग पर था। तीव्र औद्योगिकरण का उपयोग राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया गया था। मॉडल की बात करेंगे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल महालनोबिस मॉडल था। विकास लक्ष्य आपका 4.50 था और 4.27 जो है हासिल कर पाए थे। अगला है 2023 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो इसका राइट आंसर आपका 154वीं जयंती होगा। 2 अक्टूबर 2023 को जो है महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई गई। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रपिता का कनि संबोधित किया था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी की मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हुआ। गांधी जी के अफ्रीका और भारत में आज़ादी के लिए जो है आंदोलन और योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 15 जून 2007 को अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। इसके अलावा महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च, तो वहीं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे प्रमुख आंदोलन का जो है नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और सबसे कम बाल मृत्यु दर जो है वो आपका श्रीलंका में था। ठीक है, तो पड़ोसी देशों में तो श्रीलंका भी इसका राइट आंसर हो सकता है। मैं भी शायद जो बच्चे ने ऑप्शन भेजा था उसमें श्रीलंका तो था ही नहीं। ठीक है, तो सबसे कम बाल मृत्यु दर आपका श्रीलंका में था, सबसे ज़्यादा आपका पाकिस्तान में था। इसके अलावा रसायन विज्ञान से कोई आपका सूत्र से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अभी प्रश्न में अभी तक नहीं मिल पाया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2023 वाला जो है वो आपका हो गया है। लाडो जनजाति जो है लाडो लाडली। ठीक है, ये लाडो लाली एक है, एक आपका लाडो लाडली है। ठीक है, एक आपका लाडो लाली जो है संताली जनजाति के द्वारा, एक जो है आपके लाडो लाडली जनजाति की बात करेंगे तो ये जाट जनजाति के द्वारा, जो कि हरियाणा में किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, बताइएगा हमें। फिर पूछा जो गया कि कृषि जनगणना के अनुसार जो है प्रति किसान आय कितना है, तो कृषि जनगणना के अनुसार प्रति किसान आय की बात करेंगे तो 20,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये प्रति माह है। ठीक है, अगर 20,000 से 25,000 प्रति माह होगा तो यही आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है इकोनॉमी से एक क्वेश्चन पूछा गया। इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था अर्थव्यवस्था में थोक व्यापार किसे कहते हैं। ठीक है, पूछा गया थोक व्यापार जो है किसे कहते हैं, तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया था उसी को गौरव पता चल पाएगा कि आपका जो है क्या दिया गया। ठीक है, तो आप हमें बताइएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है पूछा गया कि 2011 की जनगणना में साक्षर कितने वर्ष वाले को माना गया। ठीक है, तो देखिए साक्षर की बात करेंगे तो 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष से ऊपर जो भी लोग पढ़ लिख सकता है उसे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है साक्षर माना गया था, तो इसका राइट आंसर आपका साक्षर होगा। एक जो क्वेश्चन पूछा गया कि श्री हरि नटराज का जो संबंध है वो आपका किस राज्य से है, तो श्री हरि नटराज की जब बात करते हैं तो ये एक क्या है, पहले ये जान लीजिए, ये एक भारतीय तैराकी हैं। ठीक है, और इनका जो संबंध है ये श्री नटराज का बेंगलोर से है। ठीक है, तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा। और उन्होंने जो है दक्षिण कोरिया के गंजू में 2019 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है भारत का
प्रतिनिधित्व है जो कि किया है। साथ में पेरिस ओलंपिक 2024 में जो हुआ था उसमें भी भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। तो इनका संबंध जो है आपका बेंगलोर में है। 2 जनवरी 2001 को जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो बेंगलोर ही इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा तो हमें और कोई क्वेश्चन मिला नहीं, बाकी तो सब क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। जो भी 15-17 क्वेश्चन थे, बाकी 1-2 क्वेश्चन छूट गए होंगे, तो उसको हम PDF में देंगे। PDF आप लोग को भी मालूम है कहाँ जाता है, टेलीग्राम पर जाता है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए और PDF का लाभ उठाइए। PDF से जो है लगभग 50% क्वेश्चन फंस रहे हैं, ठीक है। अगर आप हमारा ई बुक लेना चाहते हैं जिसमें जो है 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज आपके टॉपिक्स मिलेंगे विथ MCQ प्रश्नों के साथ, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दिसंबर 2024 तक के लिए अपडेटेड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। इसका तो ऐसे प्राइस आम दिनों में 199 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप परचेज करते हैं तो मात्र 49 रुपये में जो है आपको मिल जाएगा। अगर आप ई बुक को बाय करते हैं जिसमें 40 टॉपिक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है, ठीक है। उसके साथ ही SSCD एग्जाम जो हो रहा है उसमें पूछे गए प्रश्नों का जो है कंबाइंड PDF, ऐसे तो डे बाई डे आपको टेलीग्राम में भी दिया जाता है, लेकिन कंबाइंड लेने रहते हैं 250 प्रश्नों का, 300 प्रश्नों का, तो भी आप उसको आप फ्री में ले सकते हैं उस ई बुक के साथ, ठीक है। लेकिन अलग से लीजिएगा तो 25 रुपये आपको देना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और साथ में अगर आप क्यूज ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको पे करना होगा 25 रुपये। क्यूज बनाने में बहुत मेहनत लगती है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जो भी चीज़ें आप लोगों को चाहिए व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आज क्यूज ज्वाइन कीजिएगा तो आज से क्यूज मिलेगा। पहले जो भी क्यूज हो चुका है 50 प्रश्नों का, जितने भी दिन हुआ है वो सारे दिनों का भी क्यूज आपको जो है पर्सनली भेज दिया जाएगा और आप उसे आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें चाहिए आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।